सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ड्राइव विद डॉयल्स। और अभी हम हैं, आपको मेरे पीछे में दिख रहा होगा, विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल। ये एरिया मिर्ज़ापुर जो बनारस के पास है वहाँ लगता है और काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी बड़ा प्रेमाइसेस है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, स्कूल के पीछे करीबन 4-5 ज़मीन है, सामने करीबन 2 बीघे से ऊपर ज़्यादा ज़मीन है और एरिया बहुत ही बड़ा है और बिल्डिंग भी 3 मंजिला बिल्डिंग है। तो बहुत अच्छा प्रेमाइसेस है, CBSE स्कूल है। और अभी हम आए हैं यहाँ के जो ओनर हैं द्विवेदी सर, उनसे मिलने के लिए और उनसे उनके विचार पूछने के लिए। तो अभी हम लेकर के चलते हैं आपको उनके पास, आपको उनसे मिलाते हैं, उनके विचारों को जानते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ सर से मिलने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम हैं विद्या संस्कार पब्लिक स्कूल और ये जो एरिया है उसके बारे में सर बताएंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद, द्विवेदी सर हमारे साथ हैं और सर स्कूल के ओनर भी हैं और सर सोशल वर्क में भी बहुत इन्वॉल्व हैं। सर के पास जो प्रेमाइसेस है स्कूल का वो इतना अच्छा और इतना शांत। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया कि हम यहाँ आकर के आपसे आपके बारे में जान सकें, आपके स्कूल के बारे में जान सकें। तो सबसे पहले सर आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है सर कि सबसे पहले इस स्कूल की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके दिमाग में आया सर कि इस एजुकेशन फील्ड में इस तरीके से इतना अच्छा सेटअप बनाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद द्विवेदी है। मैं एक शिक्षक मूलतः बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित है। वहाँ पर मैं सन 78 से ही शिक्षा का कार्य कर रहा था। मेरे दिमाग में एक बात आई, यही बगल में 4 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। हमारे दिमाग में एक बात आई कि हम कमाते हैं, समाज से लेते हैं, समाज को कुछ रिटर्न भी करना चाहिए जी। और शहरों में तो स्कूल की भरमार है, लेकिन ग्रामीण एरिया में ये बहुत पिछड़ा एरिया है। यहाँ पर आप ये भी देखे होंगे कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है जी। पहाड़े हैं, खदान का काम होता है, तो किसान हैं जिनके पास बहुत सीमित साधन है। तो मेरे मन में ये इच्छा आई कि हम अपने गांव के पास जो हम यहाँ पर बनारस में कर रहे हैं, अपने गांव के पास हम एक विद्यालय अगर खोलें तो यहाँ ग्रामीण परिवेश के वे बच्चे जो बाहर जाकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपने परिवेश में ही, अपने गांव के पास ही अच्छी शिक्षा मिले। तो समाज को ये हमारी तरफ से भेंट होगा, जो हमने समाज से लिया है उसका कुछ परसेंट हम देने का प्रयास करेंगे। ये विद्यालय हमारा सन 2012 में खुला और 2012 में एक छोटा सा किराए का एक मकान लेकर के हमने अचानक ये विद्यालय शुरू कर दिया, बिना किसी प्लानिंग के हमने ये विद्यालय शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों में ही हमने यहाँ पर जमीन हमारी पहले से थी, इसीलिए हौसला भी बढ़ा जी। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और विद्यालय शुरू हुआ। और पहले वर्ष से ही मेरे दिमाग में ये बात थी कि जो बच्चे हमारे यहाँ गए उनके दिमाग में कहीं से ये हीन भावना न आवे कि मैं अगर बनारस गया होता, अच्छे शहर में जाके किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा होता तो हमको ये सुविधा मिलती है। पहले साल से ही हमने यहाँ विद्यालय में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की। पहले साल से ही हम अपने विद्यालय में निःशुल्क कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था किया और जो भी सुविधा शहर के अच्छे स्कूलों में हो सकता था वो सारी व्यवस्था हमने यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया। और मुझे बहुत ही खुशी मिली कि पहले साल ही जब हमने शुरुआत किया, और अचानक शुरुआत किया, मार्च के अंत में हमने डिसीजन लिया कि विश्वविद्यालय हमको यहाँ पर शुरू करना है और जुलाई तक हमारे पास करीब 350 बच्चे हैं और आज हमारे पास करीब 1200 बच्चे यहाँ पर हैं। 8 साल पूरा हो गया है, 9वां साल शुरू होगा। तो काफ़ी मुझे संतुष्टि मिलती है। यहाँ के बच्चे इतने संस्कारिक
हैं और हमने अपने विद्यालय का नाम भी रखा है विद्या संस्कार। तो उनको अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा संस्कार भी हम दे सकें जिससे वो देश के अच्छे नागरिक बन सकें। तो यही हमारा उद्देश्य था छोटा सा, और इसी से हमने यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा तरीके से आपने सोचा। इनफैक्ट नाम में भी चीज़ों आपने बहुत सोच करके नाम रखा, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर अब चूंकि पिछला 2020 हम लोग का इस तरीके से गुजरा कोविड की वजह से, और पूरे स्कूल्स बंद हो गए और सारी सिचुएशन जो सारा सब कुछ बंद था, तो उस टाइम पे बहुत सी दिक्कत स्कूलों पे आई। और अभी भी स्कूल 2021 आ गया, लेकिन स्कूल की दिक्कतें अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, पढ़ाई पूरी तरीके से शुरू नहीं हो पाई है, और अभी तक कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन इस तरीके की नहीं है कि आने वाले टाइम पे कब हम पूरी तरीके से क्लास शुरू कर पाएंगे सारे क्लासेस के लिए। तो सर आपकी क्या राय है सर, आप क्या सोचते हैं कि आने वाले टाइम पे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये तो पूरे देश या पूरे विश्व के सामने एक समस्या आई जी। कोविड के कारण लॉकडाउन करना पड़ा, जी। सरकार को भी बात हुई कि लॉकडाउन करना पड़ा, और उसमें सभी वर्ग को कुछ न कुछ परेशानी हुई। जी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, इससे स्कूल को सबसे बड़ी हानि हुई। जी। न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से बल्कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी विद्यालय को बहुत बहुत नुकसान झेलना पड़ा। जो होनहार बच्चे थे, एक साल अगर उनकी पढ़ाई रुक जाए तो उसको हम समझ सकते हैं कि क्या उनको परेशानी हुई होगी, फिर से लाइन पर ले आने में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। जैसा हमने बताया कि ग्रामीण परिवेश है जी, बहुत से बच्चों के जो गार्जियन है, माता पिता है, वो भी पढ़े लिखे नहीं है। वो अपने घर पे रहते हुए बच्चों को उचित पढ़ाई के डायरेक्शन में कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकते। वो हमसे बार बार हम लोगों से वो कहते थे कि सर स्कूल खोलिए आप, लेकिन ये मजबूरी थी भाई, सरकारी दिशा निर्देश का पालन करना भी है, और ऐसे भी जब कोरोना पीरियड में लोग परेशानी झेल रहे हैं तो हम लोग कर नहीं सकते थे। तो परेशानी तो बहुत थी। हमारे बच्चे, इसके पहले हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हुआ कि अपने बच्चों को हम जिस तरह से ट्रेन कर सकते थे। हमारे इस छोटे सफर में हमारे बच्चे यहाँ पर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में यूपी को रिप्रेजेंट करते हुए यूपी स्टेट को रिप्रेजेंट करके नेशनल लेवल पर भी जा चुके हैं। तो हमको, हमारी इच्छा थी कि इस तरह से बच्चों को ट्रेन किया जाए और उनको न केवल स्कूली शिक्षा वरन सामाजिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, तमाम तरह से समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उससे हम लोग उनको परिचित करावें, लेकिन ये हो नहीं पाया। फिर भी इस लॉकडाउन में हम लोगों ने, जब पूरे देश के साथ समस्या थी, पूरी गार्जियन के साथ समस्या थी, सबसे पहला स्कूल है इस मिर्जापुर जिले में, हमने डिक्लेयर किया कि हम किसी भी बच्चे से 2 महीने की फीस नहीं लेंगे। क्या बात है, मतलब मैं पहली बार, सबसे पहली बार हमने अनाउंस कराया, अखबार में पब्लिश कराया कि 2 महीने का फीस हमारी तरफ से, विद्यालय की तरफ से सभी बच्चों का माफ किया जाएगा। इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे जितने भी कर्मचारी थे, हमने किसी को भी नहीं निकाला। यहाँ तक कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर, खलासी हैं, कंडक्टर हैं, इनको भी हमने नहीं निकाला। और सारे, यद्यपि उनको केवल आधी सैलरी हम दे पाते थे, लेकिन फिर भी सारे स्टाफ हमारे इंटैक्ट लगे हुए हैं। ड्राइवर जिनको एक दिन भी गाड़ी नहीं चलाना पड़ा, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा ये सिद्धांत था, स्कूल हमने किसी व्यापार के लिए नहीं खोला। हमारा ये था कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको मिनिमम तकलीफ हो। तकलीफ तो है जी, तकलीफ को तो हम पूरी तरह से नहीं समाप्त कर सकते, लेकिन मिनिमम तकलीफ हो, इसलिए अपने सारे ड्राइवरों को हमने रखा, कॉन्टैक्ट रखा, और लोग अभी भी हमारे साथ हैं। अब विद्यालय खुल गया है, इस बीच में देखिए हमारे बसेस चली रही हैं, नहीं चल रही, हमारी गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ये तो भी सारी गाड़ियों का EMI तो देना ही है, सारी गाड़ियों का EMI देना था। परमिट और इंश्योरेंस के लिए सरकार ने कुछ राहत दिया कि इस पीरियड का भी चलो अभी दिया था बाद में, लेकिन कराना तो होगा ही। जो पैसा हमको उस समय नहीं देना पड़ा, वही सब जोड़ करके हमको बाद में देना पड़ेगा। तो कैसे ये होगा, ये भगवान मदद करेंगे। जो हमारी नीयत अगर अच्छी है तो भगवान मदद करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया,
और मिर्ज़ापुर ज़िले में सबसे पहली बार हम लोगों ने ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाया। ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाया, उसका इवैल्यूएशन करवाया और सारे गार्जियंस को उसका रिजल्ट देते हैं। तो हमारी तरफ से तो पूरा प्रयास है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि केवल हमारे प्रयास करने से ही कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम कहते हैं कि आप मोबाइल से पढ़ो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम कोशिश करते हैं, गार्जियन भी कोशिश करते हैं, लेकिन करेक्ट नहीं हो पाते हैं। ये ग्रामीण परिवेश है, गरीब लोग यहाँ पर होते हैं। अगर किसी के पास 3 बच्चे हैं तो उनको 3 मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, 3 मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तब हम लोगों ने बार बार प्रयास करके टाइम टेबल को इस तरह से एडजस्ट किया कि अगर किसी के घर में 3 बच्चे हैं, 3 क्लास में हैं, तो तीनों की टाइमिंग अलग रखा गया। अपनी तरफ से बहुत प्रयास करने किया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी परेशानी तो रह गई। बहुत से बच्चे इसलिए नहीं जुड़ पाए कि वो एक एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं खरीद सकते जी। तो परेशानी तो हुई है, फिर भी हम लोग चलते रहे। इस बीच में हम लोगों ने जितने भी समसामयिक कोई अवसर आया उस पर बच्चों को ऑनलाइन जुड़ करके सारे कंपटीशन करवाए हम लोग। चाहे किसी भी तरह का कोई कंपटीशन हो, कोई जो दिवस आता है उसको हम लोगों ने करवाया और बच्चे बहुत इंजॉय किए। इस समय अब स्कूल खुल गया है। अभी भी सरकार की पॉलिसी है, उनका निर्देश है कि बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाइए और साथ साथ ऑनलाइन भी करते रहिए। तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चों को अगर ये ऑप्शन दे दिया जाए कि आप ऑफलाइन भी पढ़ो और चाहो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ते रहो, घर पे आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से ऐसे गार्जियन हैं ये सोचते हैं कि चलो स्कूल जाएंगे तो फीस देना पड़ेगा, इसलिए चलो यहीं से काम चला दें। बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो ये चाहते हैं कि चलो इस साल तो बीत ही गया, अब क्यों फीस देने के लिए हम लोग यहाँ पर आवे, चलो अगले साल हम करेंगे। छोटे बच्चों में क्या जाता है, उनको ये समझ में आता है कि किसी भी बच्चे के जीवन में एक साल अगर उसका बर्बाद हो गया तो उसको आने वाले समय में क्या उसको फेस करना पड़ेगा। ये सब समस्याएं तो हैं और हम लोग विद्यालय चला रहे हैं, इसलिए इन सारी समस्याओं को झेलने और बच्चों को झेलने का हमको आदत डालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम लोग गार्जियंस को कन्विंस कर रहे हैं कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए। हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उनकी जो पढ़ाई पिछड़ी हुई थी उसको कुछ हद तक हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और बहुत से गार्जियन सुन भी रहे हैं, लेकिन जैसे हमने बताया कि गरीब परिवेश के जो गार्जियन, हमारे किसान परिवेश के जो गार्जियन हैं, उनको ये लगता है कि अब तो साल भर बीत गया, अब इस साल का फीस क्यों दें, अब स्कूल खुल गया। अब सारे अध्यापक भी, अभी तक हम लोग कुछ अध्यापकों को 70%, कुछ लोगों को 80% सैलरी दे रहे थे। जिस वादा के साथ कि खुल जाएगा स्कूल तो पूरी सैलरी आपको दिया जाएगा। इस तरह से हमारे सारे टीचर भी जुड़े हुए हैं। अब आज के दिन में भी जब बच्चे आ रहे हैं तो भी फीस देने का कोई नाम नहीं ले रहा है। गार्जियन लोग भी सोचते हैं कि क्यों फीस बर्बाद किया जाए, अगले साल से किया जाएगा। तो समस्या तो अभी भी बहुत है, हम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे इतना दिन निकल गया, ये साल भी भगवान की कृपा से निकल जाएगी। हम लोग किताब वाले जितने पब्लिशर्स हैं, पिछली बार जिन लोगों ने अपना बुक की सप्लाई किया, 50% किताबें नहीं बिकी, वापस करनी पड़ी। तो स्कूल और स्कूल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को परेशानी हुई, सारे लोगों को परेशानी हुई। तो लेकिन जैसे कि सब लोग कर रहे हैं, हम विद्यालय वाले भी उसी तरह से इस समस्या से निजात पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमारी सोच अच्छी है तो कल हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर फ्रेंड्स, जैसा आपने सुना, सर ने इतने अच्छे से हम लोग को चीज़ों को बताया अपने बारे में, अपने स्कूल के बारे में और सिचुएशन के बारे में। जैसे अभी सिचुएशन चल रही है और अब धीरे धीरे चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं, बट शिक्षा से जुड़ी चीज़ें अभी तक पूरी तरह नहीं खुल पाई हैं। तो सर, हमारी कामना यही है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें खुलें और वापस सब चीज़ अपने ट्रैक पर आए, स्कूल में वापस चहल पहल शुरू हो, क्योंकि बहुत शांत दिख रहा है स्कूल। तो थोड़ा सा जब बच्चे आते हैं तो चहल पहल रहती है। तो हमारी दुआ यही है सर। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। नहीं, बहुत कि अच्छा लगा हमको आपके साथ बात करने में, क्योंकि मैं भी इसी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ पर ग्रामीण लोगों के क्या कष्ट है जी, वो सब हम लोग
जानते हैं जी हम लोग भी कई किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ा करते थे जी और कम उम्र में ही फिर बनारस में शिफ्ट होना पड़ा। जी तो ऐसे गार्जियन जो कि बिल्कुल असमर्थ नहीं है कि अपने बच्चों को बाहर भेज सकें, तो उनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम अपने प्रयास में सफल होंगे। सरकार की भी मजबूरी है, सारे स्कूलों को खोलना सरकार भी चाहती है शायद, लेकिन किसी बच्चे के साथ कोई हादसा न हो जाए, जी ये डर भी सबको सता रही है, हमको भी ये डर सताती है। सारी कोशिश करते हैं हम लोग के बच्चों को क्लास सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था की जाए, लेकिन फिर भी लेट अस बेस्ट फॉर द बेस्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आए हमारे विचारों को आप सुने, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।